हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंबाइंड स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं MC04 आपका, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर है, राइट। आपको पता है कि एमकॉम के लिए जो हमारी एक क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट हुई है और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस सब्जेक्ट को आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी आपकी क्लासेस आ चुकी हैं तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। वन बाय वन करके हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि यूनिट वाइज हमें पता लगे कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। और आज मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को चुना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो यूनिट है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली किस बारे में डील करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस के ऊपर, कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, डिस्कस द ऑल द एलिमेंट रिगार्डिंग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ द बिज़नेस। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर बिज़नेस के कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, या जो सोशियो कल्चरल हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके सारे जो एलिमेंट हैं वो बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे। तो उसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। मतलब कि टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 3, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिज़नेस। तो यहाँ से आपका CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा कि CSR क्या होता है और उसके डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि बिज़नेस एथिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कि जो बिज़नेस एथिक्स होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी शामिल हैं, ठीक है। बिज़नेस एथिक्स क्या होता है और उसके डिफरेंट एलिमेंट हमारे कौन से हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आपका बनेगा कि डिफरेंट थियरीज़ कौन सी हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हैं, या वो कौन सी अप्रोच है जो CSR को डिफ़ाइन करती है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात कर रहे तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं, एंड हाउ वी कैन डील इट, हम किस तरह इसको डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉस, है ना। लॉ एंड रेगुलेशन आपकी हैं तो वो कैसे इसमें डील करते हैं, और इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो आपकी कंसीडर होती हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर है। ये जो आपका यहाँ पर है पार्ट, इसमें हमारे लॉ आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ और कॉर्पोरेट लॉ सारे के सारे। तो यहाँ पर आपके जितने भी एक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, इस यूनिट में जो भी एक्ट आपको दिए हैं उनके आप प्रोविज़न्स पढ़ लीजिएगा, जैसे कि लेबर से रिलेटेड कौन सी प्रोविज़न है, या हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एक्ट हैं उसमें कौन सी प्रोविज़न डिफ़ाइन है, IPR 1956 या 1991, तो उनमें कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से हमारे एक्ट हैं जो बनाए गए हैं, बैंकरप्सी के रिलेटेड है या पेनल्टी को लेकर के हैं। तो यहाँ पे ना आपको इस पूरे ब्लॉक में एक्ट को पढ़ना है, चाहे जितने भी एक्ट दिए हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, लेबर के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, लेबर से रिलेटेड हमारी प्रोविजंस क्या हैं, या उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं इकॉनमी के अंदर, और कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन है जो लेबर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, लेबर लॉ हैं, तो वो चीज़ यहाँ से बन जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारा जो यूनिट नंबर 9 है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट आती है। फाइनेंशियल मार्केट का रोल आपसे पूछ लेगा कि फाइनेंशियल मार्केट का बिज़नेस के अंदर रोल क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल मार्केट के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, प्राइमरी के कौन से हैं, सेकेंडरी के कौन से हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में आपका IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस आपका, राइट।
मेथड फॉर इशूइंग शेयर, सिक्योरिटीज़ को इशू करने के मेथड हमारे क्या होंगे, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सेबी का फंक्शन आपसे पूछ लेगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कर रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, राइट। सेबी के फंक्शन, सेबी का रोल, सेबी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फॉर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बन जाएंगे, राइट। रेगुलेटरी बॉडी, वही बात आ गई, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, तो सेबी के फंक्शन, उसका रोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके मेजरमेंट, उसकी प्रोविजंस, है ना, इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के रिलेटेड आपकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ पर आएंगी वो आपने ध्यान में रखनी है। तो इसमें भी आपका फंक्शन ही आ जाएगा कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन किया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन होता है ना सेबी का, तो वही आपने डिफाइन करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थियरीज़ भी आपके सिलेबस में है तो वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 13 दैट इज़ इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी का आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिनारियो था और इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिनारियो है, राइट। तो उन दोनों का डेविएशन, उसका डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन रही है इंडियन इकॉनमी की, तो वो उसके फीचर्स पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग, तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन आप पढ़ेंगे, जो हमारे 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। और प्लानिंग को रिप्लेस करके नीति आयोग आया था, तो नीति आयोग के फंक्शन, उसका रोल, ऑब्जेक्टिव, कब आया, कैसे आया, ठीक है, वो चीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आ जाएंगी, न्यू आपकी जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी हैं वो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मीनिंग, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसको डेवलप करने के लिए कौन से बैंक वर्किंग में हैं, कौन कौन से बैंक हैं, उन बैंकों का थोड़ा सा सिनारियो पढ़ लेना, ठीक है। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में बैंकिंग रिफॉर्म आ जाएंगे सारे, वो सब इसमें डिफ़ाइन है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन कंपोनेंट का बनता है, बीओपी के कंपोनेंट, और बीओटी एंड बीओपी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंडिया की एग्जिम पॉलिसी क्या है, उसमें क्या क्या रिसेंट ट्रेंड हमारे चल रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन, अगर कोई भी कंट्री ग्लोबल होना चाहती है तो ग्लोबल होने के लिए क्या उसके पास एंट्री मोड होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एंट्री मोड टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट, है ना, तो वो सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा WTO है जैसे, तो WTO का रोल, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, WTO के फंक्शन, है ना, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़नी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे FDI क्या है, FPI क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ FDI के कितने टाइप हैं, ठीक है, ये चीज़ पढ़ लीजिए। और यूनिट नंबर 20 टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये बेसिकली टेक्निकल फैक्टर्स की बात करेगा कि वो कौन कौन से टेक्निकल एडवांसमेंट हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है ना, ये पूरा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं अपनी +1 +2 लेवल पर, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर, है ना, सारी जगह पे ये कंपोनेंट पढ़े हुए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, है ना। फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया भाई क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। 21 यूनिट है टोटल, तो आपने सारी नहीं करनी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बीच वाली यूनिट को स्किप कर सकते हो, स्टार्टिंग की यूनिट कर लीजिए और लास्ट की कर लीजिए। मतलब कि अगर मैं कहूँ तो पहले 8 से 9 यूनिट स्टार्टिंग वाली उठा लो, और उसके बाद
16 के बाद की जो यूनिट है वो उठा लो, तो उसमें आपका पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिवाइड करके आप पढ़िए तो हो जाएगा पेपर क्लियर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।